हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मोलिकुलैरिटी की कि मोलिकुलैरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। हमने रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, ये सारी बेसिक छोटी छोटी बातें हम पीछे के वीडियोस में प्रीवियसली देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोलिकुलैरिटी की। अब मोलिकुलैरिटी हम जनरली क्या समझते हैं, कोई भी रिएक्शन है 2A + B C प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल इसका, 2 and 1 = 3, मोलिकुलरिटी इज़ 3। बट हर रिएक्शन के लिए ये एग्जैक्ट वैल्यू हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ये हर रिएक्शन के लिए डिफाइन अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन को। यानी फर्स्ट होती है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है सिंगल स्टेप में होती है, यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो 2 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी भी अलग अलग तरीके से ही डिफाइन की जाती है। मोलिकुलरिटी की वैल्यू दोनों टाइप की रिएक्शंस के लिए अलग अलग आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग से, हम ये यहाँ समझ सकते हैं कि जो मोस्टली मोलिकुलरिटी जो है वो सिंगल स्टेप को में ही डिफाइंड होती है। कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए अगर हमें मल्टीपल स्टेप्स को अलग अलग डिफाइन करके बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, सेकंड में, थर्ड में, तो हम बता सकते हैं पर्टिकुलर हर स्टेप की मोलिकुलरिटी अलग अलग बताई जा सकती है। लेकिन डायरेक्ट हम रिएक्शन को देख के, उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को देख के उसकी जो मोलिकुलरिटी है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम्स के नंबर जो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम उसकी क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम्स का वो नंबर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस में पार्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, वो उसका क्या कहलाता है, मोलिकुलरिटी। ठीक है, इसकी एक अदर डेफिनेशन और आती है क्या, कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलॉइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी मॉलिक्यूल या एटम रिएक्टेंट जो कोलॉइड होते हैं, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम आपस में कोलॉइड करते हैं, बट कैसे इफेक्टिवली कोलॉइड होते हैं, तो क्या बनता है, इफेक्टिवली कोलॉइड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो नंबर, यानी जिन मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलॉइड किया है फिर उन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, तो नंबर ऑफ कोलॉइड्स वाले मॉलिक्यूल जो है वो की क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है। अब कोलॉइड्स क्या होता है, एक कोलिजन थ्योरी होती है। कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इफेक्टिवली कोलॉइड होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलॉइड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन बताता है हमें, कोलिजन थ्योरी बताती है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के बारे में हम इसमें आगे डिटेल से भी टॉपिक है अलग से, उसमें देखेंगे। अभी आप लोग ये समझ लो कि किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम आपस में कोलॉइड करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, और कोलॉइड भी कैसा, इफेक्टिवली कोलॉइड, यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे। जैसे हम देखें यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल है ए, ये बी। ठीक है, ये ए बोलता है कि मेरे इस वाले पार्ट से कोलॉइड हो, बी चाहता है मेरे इस वाले एंगल से कोलॉइड हो, तो पर्टिकुलर ये रोटेट होके इधर आएगा, ये रोटेट होके इधर आएगा, और इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा आपस में क्या होंगे, कोलॉइड होंगे। और कब इफेक्टिव, एक एनर्जी लेवल भी कि इस एनर्जी पे इस एंगल पे मिलेंगे, वो होता है इफेक्टिवली कोलॉइड। यानी पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर एनर्जी के बाद में उनमें आपस में जो कोलॉइड होता है उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होती है उसकी मोलिकुलरिटी। यानी नंबर ऑफ कोलॉइड्स, कितनी ज़्यादा टक्कर हुई, कितनी बार हुई उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उसकी मोलिकुलरिटी होती है। ठीक है, मोलिकुलरिटी जो होती है वो
सिंगल स्टेप पे यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। मॉलिक्यूलरिटी कंसेप्ट ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक छोटी सी मतलब बेसिक बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट के जो एटम और मॉलिक्यूल्स, और किस तरीके से इफेक्टिवली कोलॉइड होकर के इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंगल स्टेप रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं सिंगल स्टेप में, ठीक है। तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, A प्लस B और इससे क्या बन रहा है C, ठीक है। रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। कैसे माने भाई हम कि एलिमेंट्री है, हम कैसे माने कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ना ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, बट कैसे है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम इसकी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड कोफिशिएंट्स वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, पावर में लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब देखिए ये रेट मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, ये कैसी है, एक्सपेरिमेंटली। ये वैल्यू कैसे आई, एक्सपेरिमेंटली आई, मतलब मैंने नहीं लिखा है। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, एक्सपेरिमेंटली मिली है, यानी A और B आपस में मिलके C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमें बताया गया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री है। चलिए चेक करते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रेट है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसकी वैल्यू आ रही है K A की पावर 1 एंड B की पावर 1। हमने देखा यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो ही वैल्यू इनकी कोफिशिएंट्स वैल्यू है 1 एंड 1, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन की पावर, किसी भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर और किसी भी रिएक्टेंट की कोफिशिएंट्स वैल्यू अगर सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी इन्होंने देखा कि A का 1 मोल, B का 1 मोल लिया, C बन रहा है, इसके और इसके मोल में चेंजमेंट करने पे रिएक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली रेट का फॉर्मेशन किया गया और हमारे पास फाइनल रेट आती है, रेट इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 1। यहाँ जो ये कंसंट्रेशन की पावर आ रही हैं, ये वैल्यू और कोफिशिएंट्स वैल्यू अगर सेम हो तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। कहाँ, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि रेट क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है जो हम अपनी मर्जी से या रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते, इसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए मॉलिक्यूलरिटी बताइए इस रिएक्शन के लिए, तो क्या लिखेंगे हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स वैल्यू तो होती है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो 1 + 1 = 2। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम इस रिएक्शन के लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, कंसंट्रेशन की पावर का टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। 1 + 1 = 2। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये कैसे पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन की पावर और रिएक्टेंट की कोफिशिएंट्स वैल्यू अगर सेम हो तो रिएक्शन कैसी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। या मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर सेम हो तो भी रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ये NCERT से लिया गया एग्जाम्पल है। NH4
NO2 क्या बनेगा, N2 + 2H2O। ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री है, कैसे मान ले भाई, प्रूव करो। चलिए प्रूव करते हैं इसको। इसकी रेट क्या होगी कि हमें एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिली है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे आई, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से हमने पता लगाया कि इसकी जो रेट है वो इसकी जो कोफिशिएंट्स वैल्यू है और इसकी जो कंसंट्रेशन की पावर है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेम आ रही है, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री। ये हम अपनी तरफ से नहीं निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के लिए लिखें मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, देखिए कितना मोल है, 1 मोल ही है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाएगी। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का टोटल। यहाँ पावर की टोटल कितनी आ रही है, 1, इट मीन्स 1। वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1 आती है, 1 मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1 आए, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें भी देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। एलिमेंट्री है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू और जो रिएक्टेंट की कोफिशिएंट्स वैल्यू है वो सेम है, इट मीन्स रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड। इसका थर्ड एग्जाम्पल है 2HiH2 + I2। ठीक है, और रिएक्शन हमें बताया गया है कि कैसी है, एलिमेंट्री। मान लें क्या भैया, एलिमेंट्री रिएक्शन है। चलिए प्रूव करते हैं। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताई गई है हमें, कि HI⁻²। ठीक है, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इसकी जो रेट है उसकी वैल्यू, जो कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 2। अब हम यही देखेंगे कि यहाँ वाली पावर और कोफिशिएंट्स वैल्यू सेम है, इट मीन्स रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है। अब इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री है तो उनके लिए हम मॉलिक्यूलर वैल्यू बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू, कितनी है मॉलिक्यूलरिटी, 2। और ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्शन का, देखिए कंसंट्रेशन की पावर भी क्या आ रही है, 2। यानी दोनों रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी सेम आ रही है। और उस टाइप की रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 आती है, उन्हें हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब दो मॉलिक्यूल्स में कोलॉइड होता है। देखिए जैसे ये P है और ये Q है, 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है, इनमें क्या होता है, कोलॉइड होता है। इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपस में कोलॉइड करते हैं, कितनी एनर्जी के साथ, 100 जूल के साथ। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलॉइड होता है। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जबकि एक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टक्कर तो नहीं होती है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो टक्कर किसके साथ होगी। लेकिन जो रेडियो एक्टिव टाइप की रिएक्शंस होती है, उनमें क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव वो झन से वाइब्रेट होके और एनर्जी को इमिट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइप की रिएक्शंस होती हैं यूनिमॉलिक्यूलर्स। ठीक है, जिनमें एक ही कोलॉइड, एक ही जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही अपने आप में वाइब्रेट होके एनर्जी को इमिट करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। बाई मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कोलॉइड होता है। कैसा होता है, इफेक्टिवली कोलॉइड होता है, एक एनर्जी लेवल के साथ होता है, इस टाइप की। और उससे किसका फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट का। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं
बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है 2NO प्लस O2 और क्या बना 2NO2। ठीक है, रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप। चलिए जी, मान लिया एलिमेंट्री रिएक्शन है, देखते हैं है या नहीं है। इसकी रेट लिखते हैं। इसकी रेट है कि NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसकी जो रेट है वो NO की पावर कंसंट्रेशन कितनी है 2 और O2 की 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे है। इट मीन्स कोफिशिएंट्स वैल्यू और कंसंट्रेशन की पावर की वैल्यू सेम है। इट मीन्स रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है। प्रूव हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं मोलिकुलरिटी की। मोलिकुलरिटी इसकी कितनी होगी, इसकी मोलिकुलरिटी होगी, देखिए 2 और 1, 2 + 1 = 3। ऑर्डर क्या होगा, 2 + 1 = 3। वैल्यू सेम आ रही है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर की। इट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और अगर मोलिकुलरिटी की वैल्यू आए कितनी 3, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स अलग अलग, जैसे एक मॉलिक्यूल A ये रहा, ये B और ये C। 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमने लिए, 3 अलग अलग एटम है। A बोल रहा है कि मेरे इस एंगल से कोलॉइड करो, B चाहता है मेरे इस वाले एंगल से कोलॉइड हो, C चाहता है मेरे इस एंगल से कोलॉइड हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे इस चीज़ को आप ये समझ सकते हो कि जैसे 2 बंदे डांस कर रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे डांस कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होके। 2 बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, जो डांस स्टेप का कोऑर्डिनेशन होगा बहुत बढ़िया होगा एक दूसरे का, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर वहाँ पे क्या है, कम है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, डांस परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन वहीं हम 20 या 25 बच्चे खड़े कर दें और फिर उनको बोलें कि आप लोग डांस कीजिए, वहाँ कोऑर्डिनेशन क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा। पीछे कुछ तो सीधे खड़े होंगे, कुछ डांस कर रहे होंगे, कोई हाथ हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है। आगे वाली हो सकती है 1-2 लाइन अच्छा डांस कर रही हो, पीछे वालों का पता ही नहीं चलेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन वहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके अंदर कोलॉइड करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। कोलॉइड तो होंगे लेकिन इफेक्टिवली कोलॉइड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों, ए चाह रहा है मेरे इधर से कोलॉइड हो, बी चाहता है इधर से हो, इधर से सी आ गया। मतलब अभी तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर भी इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है इनके आपस में कोलॉइड होने की कि 3 मॉलिक्यूल तक तो ये आपस में कोलॉइड करेंगे। इस टाइप की रिएक्शंस को हम ट्राई मोलिकुलर बोलते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब हमने ले लिया एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। अब डी चाहता है कि ए मेरे को इधर से कोलॉइड करे, बी इधर से करे, सी इधर से करे। ठीक है, ए चाहता है कि इधर से मुझे बी आके कोलॉइड करे, इधर से सी और इधर से डी। मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सब चाहते हैं कि हमें हमारे परफेक्ट एंगल से कोलॉइड मिले। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती हैं कि 4 मॉलिक्यूल एक इफ़ेक्टिव एनर्जी के साथ इफ़ेक्टिवली एंगल के ऊपर कोलॉइड करें। ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है 3 से ज़्यादा होते ही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 3 से ज़्यादा होते ही। 2 और 3 तक वो चीज़ पॉसिबिलिटी इनकी बनती है, लेकिन नंबर ऑफ 3 से ज़्यादा होते ही ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए मोलिकुलरिटी जो है, मैक्सिमम मोलिकुलरिटी हम कहाँ तक बता सकते हैं, 3 तक। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी आ रही है तो इट मीन्स रॉन्ग है, क्योंकि 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड करेंगे, इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा 5th। देखिए हमारा 5th एग्जांपल है
CH3 COO C2H5 किसके साथ? H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? CH3 COOH प्लस C2H5OH। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की रिएक्शन है, NCERT के अंदर खूब आती है ये रिएक्शन, पूछी जाती है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। क्या है ये? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिया है? वाटर का मॉलिक्यूल लिया है। अब इसकी रेट कांस्टेंट, हम इसके लिए हम क्या लिखते हैं? रिएक्शन कैसी है? ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। देखिए रेट लिखते हैं, पावर 1, H2O की पावर भी 1। ठीक है, अब 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसकी रेट जो है, ये सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये रेट एग्जैक्ट रेट ये नहीं है, ये तो अगर हम जनरली लिखेंगे तो यही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब सबसे नोटिस करने वाली बात यहाँ क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वाटर के साथ में। अब हमें पता है कि यहाँ पे एस्टर का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, जबकि वाटर पानी तो बहुत है। पानी तो हम कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, पानी की कमी थोड़ी है, एक्सेस मात्रा में। वाटर हमारे पास क्या है? एक्सेस मात्रा में है, जबकि इसकी क्वांटिटी एक्सेस है, जबकि एस्टर कितना है? 1 मॉलिक्यूल लिया है। अब वाटर में आपने एस्टर का 1 मॉलिक्यूल डाल दिया, इट मीन्स इसके अगर हम माने कि 1000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 1000 में से 1 मॉलिक्यूल तो इसके 1 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर लेगा? कोलॉइड कर लेगा। ठीक है, अब कितने बच गए? 999 मॉलिक्यूल फिर भी वाटर के बच गए। तो अब देखिए वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट हुआ? कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है तो रेट में क्या चेंजमेंट आएगा? मतलब वाटर की कंसंट्रेशन रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। रेट होती क्या है? कंसंट्रेशन में चेंजमेंट इक्वल्स टू रेट होती है। अब वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अगर H2O वाटर में 1000 मॉलिक्यूल्स में से 1 मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया तो 999 मॉलिक्यूल्स अभी भी बाकी हैं जो इसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है और एक से ही कोलॉइड करेगा। हाँ, अगर इसके भी 1000 होते, इसके भी अगर 1000 मॉलिक्यूल्स होते तो इसके 1000 के साथ कंबाइंड होते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन अलग होती। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इसका 1 मॉलिक्यूल लिया है तो वो इसके एक ही मॉलिक्यूल के साथ कोलॉइड करेगा ना, सारे मॉलिक्यूल्स के साथ थोड़ी ना करेगा। हाँ, हो सकता है उन 1000 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके साथ वो इफेक्टिवली कोलॉइड कर जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन H2O की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हम H2O की कंसंट्रेशन को यहाँ क्या मानते हैं? कांस्टेंट। क्या मानते हैं? H2O की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, क्योंकि वाटर है क्या? वाटर है सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है। और ये क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट है, एक्सेस मात्रा में है, फ्रीली अवेलेबल भी हो जाता है, और किस में है? एक्सेस मात्रा में है। तो एक्सेस है, इट मीन्स अब इसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं डालेगी। तो H2O की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। अब अगर ये कांस्टेंट है तो रेट, देखिए ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K डैश। इसको और इसको कंबाइंड रूप में हम कांस्टेंट है दोनों वैल्यू, K डैश लिख देंगे, और CH3 COO C2H5 की पावर 1। ठीक है, अब ये 1 नहीं है, ये डैश है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखिए, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर कितना आ रहा है? कंसंट्रेशन की पावर कितनी है? 1, तो 1। मॉलिक्यूलरिटी देखिए, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलॉइड्स, कितने मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलॉइड किया। तो 1 मॉलिक्यूल इसका था और 1 मॉलिक्यूल इसका था, इन दोनों ने आपस में कोलॉइड किया था, यानी कितने हो गए? 1 + 1 = 2। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस थी,
हम बोल रहे थे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम आ रही है, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 का मतलब इसकी जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में होनी तो कैसी चाहिए थी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए थी, तो हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, बट इसकी वैल्यू क्या आई, फर्स्ट। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। झूठी रिएक्शन है ये, भ्रमित कर रही है हमें दिख रहा है कि ये क्या है, इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए लेकिन 1 आया। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेस में है। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, यहाँ पे कांस्टेंट मान ली, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा ऑर्डर से एक ज़्यादा आती है। ऑर्डर, अगर ऑर्डर की वैल्यू 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी की 2, अगर इसकी 2 है तो इसकी 3। ठीक है, इस टाइप से आता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये भी समझ में आ गया होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। होती तो एलिमेंट्री रिएक्शंस ही हैं, सिंगल स्टेप में होती है, लेकिन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं आती हैं, अलग अलग आती हैं, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल एक्सेस में होता है जो कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता है। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 6th इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर C12H22O11 प्लस H2O क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये भी कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री है, मान लें कि एलिमेंट्री है। चलिए एक्सपेरिमेंटली हम इसको देखते हैं कि ये एलिमेंट्री है या नहीं है। रेट इक्वल्स टू K C12H22O11 की पावर 1। अब देखिए यहाँ भी ये वैल्यू क्या है, H2O एक्सेस में है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रही है, तो H2O की वैल्यू 1, बट ये इसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेस में है। यानी किसी भी रिएक्टेंट में अगर हमें 2 रिएक्टेंट दिए हुए और ये बोला जाए कि ये एक रिएक्टेंट एक्सेस मात्रा में है और इसकी वैल्यू इतनी है जो फर्स्ट वाला है, तो एक्सेस होगा, वो कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम उसे क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, K डैश, क्योंकि ये और ये दोनों वैल्यू हमने कांस्टेंट मान ली है, C12H22O11 की पावर 1। ठीक है, ये रेट है। अब देखिए इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कंसंट्रेशन की पावर 1, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1 + 1, यानी इसका एक मॉलिक्यूल और इसके एक मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 हो गए। ये भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। मेनली एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, आपको दे देगा ये वाली रिएक्शन दे देगा। ठीक है, आपने पढ़ा है रेट कांस्टेंट, आप ये वाला लिख के आएंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फिर आप इसका ऑर्डर पूछेगा 1 + 1 2 करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी 2 करेंगे। आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2, सेम। इट मीन्स ये क्या हो गई, हमारी तो रिएक्शन सही है। अरे नहीं भैया, आप गलत करके आ रहे हो। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 1 आएगा और मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी। अब जिस बच्चे ने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है कि वाटर है, H2O को साथ में लिया गया है, इट मीन्स ये एक्सेस में है, और एक्सेस में है तो ये रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये वाला एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक हमने जो मॉलिक्यूलरिटी है उसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस को भी देखा है, और उसके साथ साथ हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, ये जनरल एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए 2a + b हमें बोला गया है b है एक्सेस में, ठीक है, और क्या बन रहा है c, रिएक्शन है एलिमेंट्री। अब हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रेट के a की पावर कितनी 2 और b की पावर 1, यही लिखेंगे ना। लेकिन b के लिए इसने हमें बोला है कि b एक्सेस में है। एक्सेस में है मीन्स हम इसे क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि b की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू k डैश a की पावर 2, ठीक है। अब इसके लिए हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 2, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी 2 और 1, यानी इसके दो मॉलिक्यूल्स B के कितने, एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब C का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 + 1 इक्वल्स टू कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल है सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2 आए, जिसमें एक्सेस में दिया हो एक जो रिएक्टेंट है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी वैल्यू 3 आएगी तो सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से ये आगे से इसकी वैल्यू आती रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, वो भले ही फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, ठीक है। अब जितनी भी इसमें एक छोटी सी बात आप और साथ में दिमाग में रखिए कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, एक्सेप्शन छोड़ के, किसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो, इनकी वैल्यू 99% क्या होती है, हमेशा सेम होती है। किसको छोड़ के, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ के। लगभग सिर्फ सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ के जितनी भी रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, उनमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम, इक्वल आएगी, ठीक है। अगर सूडो ऑर्डर रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा ऑर्डर से एक ज़्यादा आएगी, ठीक है, ऑर्डर से एक ज़्यादा। ये क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है। इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था, वहाँ ऑर्डर की वैल्यू 1 थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। बट ये कहाँ, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में। बट 99% केस में एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शंस के बारे में हम देखते हैं। हमने एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में देख लिया। कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO2 + CO क्या बना, NO + CO2 बन रहा है, और हमें बताया गया ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। रेट हमें इसमें बताई गई है, रेट इक्वल्स टू K NO2 की पावर 2, ठीक है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो रेट की वैल्यू है वो K NO2 की पावर 2 आ रही है। अब हमने देखा कि यहाँ वैल्यू 2 है, जबकि यहाँ कोफिशिएंट्स वैल्यू क्या है, 1 इसकी है और 1 इसकी है। NO2 की कोफिशिएंट्स वैल्यू क्या है, 1 है, जबकि CO को यहाँ लिया ही नहीं गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट ली है और इसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो पावर 2 आ रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ और यहाँ वैल्यू अलग अलग है। तो ये प्रूव हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री होती तो सेम होता, बट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, पावर वाली वैल्यू, मतलब 2। अब हम लिखेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 और 1, 1 + 1 2,
सही है? नहीं, इट्स नॉट राइट। ये वैल्यू सही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होती। अगर आपको ये बोल दिया गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप मॉलिक्यूलरिटी उसमें क्या कहोगे? नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अलग अलग मल्टीपल स्टेप्स पे हो रही है, और अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स पे होगी तो पर्टिकुलर, अगर हाँ वो बात अलग है कि हमें अलग अलग स्टेप बता दिए गए हों कि ए है, ए से ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, तो ए और बी में तो अल्फ़ा बना, फिर अल्फ़ा से बीटा, फिर गामा ने रिएक्ट करा और किसका फॉर्मेशन किया? सी का प्रोडक्ट बना। यानी 3-4 स्टेप से होके गुजरी। हाँ, उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, लेकिन हम मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू इसके लिए डिफाइन नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? मल्टीपल स्टेप्स पे है इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका एक और देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का ही एक एग्जांपल और ले लें हम लोग। CH3CHO क्या बन रहा है? CH4 + CO। ठीक है, और हमें बोला गया रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स। चलिए भैया, मान लिया कॉम्प्लेक्स है। देखें, रेट इक्वल्स टू K CH3CHO और हमारे पास लिखा है 3/2। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स ही है। क्यों? क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन की वैल्यू और कोफिशिएंट्स वैल्यू में डिफरेंस है। ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग है। इट मीन्स कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये मैंने नहीं लिखा है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बताई गई है इसकी कि रेट डिटर्मिनिंग जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन की 3/2 है। अब हमसे पूछा ऑर्डर। हाँ भैया, ऑर्डर है इसका 3/2। कंसंट्रेशन की पावर होगी, वही ऑर्डर होगा। मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो क्या हो जाएगी? 1? नहीं भाई, 1 कैसे होगी? रिएक्शन कौन सी है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इसी के साथ में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसकी वैल्यू कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, लेस देन 3 होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा 3 या 3 से कम होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि 3 मॉलिक्यूल आपने लिए, इफेक्टिवली कोलॉइड हो रहे हैं, बट 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 तो इनका इफेक्टिवली कोलॉइड होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आपके पास किसी के अंदर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा आए तो आप वहाँ 3 ही लिखोगे, 3 से ज़्यादा नहीं लिखोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी बताती हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए, हमें लिखा N2 + 3H2 रिएक्शन क्या बना? 2NH3 अमोनिया बना। अब देखिए, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होगी? 1 + 3। 1 + 3 = 4। नहीं भाई, 3 से ज़्यादा तो होती ही नहीं है मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3। 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो हम 3 ही लिखेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 ही हो सकती है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड नहीं करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या अंतर होते हैं, हमने अभी तक जितना इसके बारे में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली। जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम डायरेक्ट रिएक्शन को देख के बताते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज डिफाइन
डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमने अभी पढ़ा है पीछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की रिएक्शन में डिफाइंड होता है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो किसके लिए डिफाइंड होती है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव या फ्रैक्शनल में भी आ सकती है। हमने पीछे जो एग्जांपल्स किए उनमें देखा है 3/2, 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ना ज़ीरो आएगी, ना नेगेटिव आएगी, ना फ्रैक्शनल आएगी। नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई, मॉलिक्यूल्स है आपस में कोलॉइड करना है, फ्रैक्शनल में भी कैसे आएगी। ये थोड़ी है कि आधा मॉलिक्यूल बोलेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, तू जा आधे, तू कोलॉइड करके आ, टक्कर करके आ, फिर वापस आके मेरे से कंबाइंड हो जाना, फिर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ सकती। पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोलॉइड करेगा, एक टक्कर करेगा। ठीक है, इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कितनी भी आ सकती है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी की जो वैल्यू है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं आती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी अभी पीछे देखी हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं और मॉलिक्युलरिटी में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सारा का सारा आज हमने इसमें डिस्कस किया है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबाएं। और आप लोगों को मेरा जो थ्योरी है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।